मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो हमारा पहला पार्ट्स आपके सामने गया। दोस्तों, आज उसी का सेकेंड पार्ट्स पर चर्चा होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि प्रस्तावना के पार्ट 2 पर आज हमारी बातें होने वाली हैं। दोस्तों, प्रियम्बल से संबंधित हम लोगों ने एक एक करके चर्चा पिछली क्लास में कर रहे थे और जो हमारी बातें खत्म हुई थी पिछले वीडियो में वह पंथ निरपेक्षता अर्थात धर्म निरपेक्षता से नहीं बातें खत्म हुई थी। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता को लेकर के जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी आवाज़ उठती है और आज पूरा विश्व, याद रखिएगा दोस्तों, जो सर्वाधिक अर्थात हत्याएं हुई हैं वह धर्म को लेकर के ही हुई हैं। सर्वाधिक जो विवाद बने हुए हैं वह भी धर्म को लेकर के ही दिखाई देते हैं। लेकिन भारत में जी हाँ, सर्वधर्म समभाव की नीति पर सरकार कार्य करेगी। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था और उसके आधार पर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, जब यह 6 धर्मों के लोगों को क्या की गई थी दोस्तों, भारतीय नागरिकता दी जा रही थी 31 अक्टूबर 2014 से जो लोग पहले आए हुए थे। तब क्या हुआ, इस्लाम धर्म को जब छोड़ा गया तब इसको लेकर के बहुत बड़ी आवाज़ उठी थी। और आवाज़ क्या उठी थी दोस्तों कि भारत एक अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तब भी धर्म को लेकर के भेदभाव कैसा। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 समान कानून की बात करता है, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के भेदभाव न होने की बात करता है, तो फिर यहाँ पर भेदभाव कैसा। इसको लेकर के लगातार आंदोलन जारी था, आप अच्छी तरह से देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें, यहाँ पर हम लोग एक एक करके बात कर रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जो यह विवाद है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का, उसको हम जब नागरिकता पढ़ाएंगे आपको तो बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि सरकार ने क्यों अर्थात इस्लाम धर्म को देश की नागरिकता देने से इनकार किया, जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए थे उनको लेकर के। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर आइए देखते हैं। और पंथ निरपेक्ष के बाद जो अगला शब्द आता है प्रस्तावना में वह आता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो चलिए भाई एक एक करके हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में। आखिर लोकतंत्र होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या बातें हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। दोस्तों, लोकतंत्र को आपको अगर हम परिभाषित करें तो लोकतंत्र मतलब ही क्या होता है, लोक, ठीक है, याद रखना। लोक मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जनता होती है एक तरह से, नहीं कहने का मतलब जनसंख्या से है। और तंत्र मतलब क्या होता है, एक सिस्टम होता है। सिस्टम मतलब एक, जी हाँ दोस्तों, शासन का रूप कह लिया जाए तो इस तरह दो बातें, जहाँ पर जनता का शासन, लोगों का शासन हो, वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। वहाँ पर किसकी स्थापना होती है, लोकतंत्र की स्थापना होती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है और यह विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र की नहीं क्या है दोस्तों, आधारशिला रखता है। विश्व के, ठीक है, विश्व के सबसे बड़े, ठीक है, सबसे बड़े लोकतंत्र की आधारशिला रखता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र की आधारशिला रखता है। लोकतंत्र की आधारशिला रखता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है और उसका आप अच्छी तरह से जानते हैं कि याद रखने वाली बात है, यहाँ की सबसे युवा जनसंख्या का होना
होना, यहाँ का क्या, सबसे युवा जनसंख्या का होना, ये दर्शाता है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, तो लोकतंत्र में किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। ठीक है, जनता का शासन होता है। ठीक है, जनता का शासन होता है। तो जनता है, याद रखिएगा दोस्तों। अब लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र यहाँ पर लिख लीजिए, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है भैया, तो एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, यहाँ से समझ लेते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें जनता सीधे सीधे अपने प्रतिनिधि पर नियंत्रण करती है या फिर सीधे सीधे शासन व्यवस्था में भागीदारी लेती है। तो दोस्तों, उस देश के लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्विट्जरलैंड है। कहाँ है भैया, स्विट्जरलैंड है दुनिया का सबसे अच्छा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण भारत है। कौन है भैया, भारत है। भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इस तरह की बातें आपको समझना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता क्या है दोस्तों, स्वयं शासन नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, और ना ही स्वयं प्रतिनिधियों पर नियंत्रण करती है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में प्रतिनिधि ही प्रतिनिधि पर नियंत्रण करते हैं। किस पर, प्रतिनिधि ही प्रतिनिधि पर नियंत्रण करते हैं। तो इस तरह की बातें भी आपको समझ में आनी चाहिए थी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, यह सीधे सीधे नजर आता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसका सबसे अच्छा उदाहरण है, भारत का। अब देखिए दोस्तों, लोकतंत्र कई प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कई प्रकार के होते हैं, ये तो हमने चलिए ठीक है लिख लिया। अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ चीजें आपका नहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार में देख लेते हैं। तो जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां पर क्या है दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो वहां पर क्या होता है देखिए ध्यान से और समझ जाएंगे आप लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर भी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा नहीं। जैसे क्या होता है, नंबर 1 पहल। ठीक है, पहल क्या होती है दोस्तों, जब देश की जनता को किसी विषय पर लगता है कि कानून बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब देश की जनता को लगता है कि किसी विषय पर कानून बनाना अति आवश्यक है, तब देश की जनता अपने प्रतिनिधि से कहती है कि इस विषय पर कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है, इस विषय पर क्या है, कानून बनाया जाना चाहिए। और उसके कहे अनुसार क्या करता है प्रतिनिधि, यह बात सदन में आती है और अंततः कानून बनता है। तो कहने का मतलब, पहल का मतलब ये हुआ कि जनता कानून के निर्माण में सीधे सीधे क्या करती है दोस्तों, एक तरह से पहल कर रही है। ठीक है, सीधे सीधे क्या कर रही है, पहल कर रही है। ठीक है, जब जनता किसी विषय पर, जब जनता किसी विषय पर जब जनता किसी विषय पर स्वयं कानून बनाने के
लिए प्रतिनिधि से कहती है, प्रतिनिधि से कहती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, पहल कहा जाता है। ठीक है, तब उसे ही क्या कहा जाता है, पहल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, पहल का तो मजा आ गया। अब देखिए दूसरा होता है जनमत संग्रह। ठीक है, देखिए दोस्तों जनमत संग्रह 2 स्थान पर होता है, तो मैं ब्रैकेट पर लिख देता हूँ। एक जनमत संग्रह होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अब इसका मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है जो भी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश हैं, जो भी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश हैं, जब वह देश से बाहर कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे कोई संधि करना चाहते हैं, कोई संधि तोड़ना चाहते हैं, याद रखने वाली बात है, कोई दूसरे देश को नहीं अपना, याद रखना, देश का हिस्सा देना चाहते हैं, तो इस तरह दोस्तों आपका किसी युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हैं, किसी समूह में सम्मिलित होना चाहते हैं, याद रखिएगा, तब क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह का मतलब क्या है दोस्तों, जन मतलब लोग, जन मतलब क्या, लोग, मत मतलब क्या होता है दोस्तों, उनका विचार, मत मतलब क्या होता है, विचार, संग्रह मतलब क्या होता है, एकत्रित करना, क्या, एकत्रित करना। तो जब लोगों के विचार को एकत्रित किया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, जनमत संग्रह कहा जाता है। जब लोगों के विचारों को एकत्रित किया जाता है तो जनमत संग्रह कराया जाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, जब कोई भी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश अपने देश से बाहर कोई बहुत बड़ा क्या है दोस्तों निर्णय लेती है, तब देश का, वह प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश देश के अंदर लोगों के विचार को जानती है, जनमत संग्रह कराती है। और अगर जनमत संग्रह में 50% प्लस लोग जिसके अर्थात पक्ष में बोल देंगे वही बातें मानी जाएगी। कहने का मतलब हो, अगर हाँ बोल दिए तो ठीक है लागू हो जाएगा, और अगर ना बोल दिए तो लागू नहीं होगा। मतलब विचार जानने का मतलब, कहने का मतलब 50% से कम आया तो नहीं, और अगर ज़्यादा आया तो हाँ। तो इस तरह दोस्तों आपको यहाँ से भी बातें समझना चाहिए था। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको हम एक बहुत अच्छा उदाहरण भी हमारे पास रहता है दोस्तों। एक उदाहरण अगर आपको याद हो तो ब्रेग्जिट का नाम सुने हैं क्या? ठीक है, किसका नाम दोस्तों? ब्रेग्जिट का नाम सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो इसको जानिए। ब्रेग्जिट का मतलब क्या होता है? ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर होना। ठीक है ना दोस्तों, ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर होना। आपने देखा होगा ये कहानी तब की है जब दोस्तों, जी हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेसा मे से पहले हुआ करते थे, आपको पता होना चाहिए। तब दोस्तों वहां पर 2017 में, कब? 2017 में जनमत संग्रह कराया जाता है, और जनमत संग्रह होता है तो 50% से अधिक लोग क्या होता है, ब्रेग्जिट के पक्ष में मत दे देते हैं, जिसके कारण अंततः क्या होता है, ब्रिटेन आ करके नहीं क्या होता है दोस्तों, जो सारे प्रोसेस के बाद आज यूरोपीय संघ से बाहर होता है। ठीक है, यूरोपीय संघ से बाहर होता है और यह पूरी प्रोसेस चलती है। तो इस तरह देखे होंगे जब इस अर्थात समूह, जो यूरोपीय समूह था, उसको तोड़ना चाहता था कौन? ब्रिटेन। और ब्रिटेन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तब वहां जनमत संग्रह कराया गया, जनता ने इसके पक्ष में मत दिया, अंततः ब्रेग्जिट हुआ। तो इस तरह दोस्तों आप भी जानिए। लेकिन क्या कभी अपने देश के अंदर, आपको पता होना चाहिए, कभी आपसे पूछे
भारत यूएनओ का सदस्य बना, आपसे पूछे भारत, आपको पता होना चाहिए बहुत सारे देशों के साथ समूह करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे सार्क का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरह आपने देखा होगा, कभी आपसे पूछे जनता ने कभी बड़े बड़े निर्णय लिए, आपसे पूछे कभी नहीं पूछेंगे भाई। क्यों पूछेंगे? क्योंकि आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। हमारे यहाँ प्रतिनिधि ही प्रतिनिधि पर नियंत्रण करता है, प्रतिनिधि ही प्रतिनिधि से बात पूछता है। तो इस तरह दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होंगी। क्या बातें समझ में आ गई होंगी? यहाँ से भी बातें निकल करके आई। अब देखिए दोस्तों आगे की कहानी। एक जनमत संग्रह तो ये हो गया, जनमत संग्रह दूसरा, ठीक है। एक जनमत संग्रह हुआ, दूसरा जनमत संग्रह देख लेते हैं। तो एक जनमत संग्रह, दूसरा जनमत संग्रह। दूसरा जनमत संग्रह राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा जनमत कौन? राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या है? जब देश के अंदर कोई बहुत बड़े फैसले लेने हो, जब देश के अंदर कोई बहुत बड़े फैसले लेने हो, तब भी जनमत संग्रह कराया जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो मेरे नज़र में आया है अभी, वह मैं इटली को बताऊंगा। इटली भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरह है दोस्तों, यह भी देश। इटली में जानते होंगे कोरोना के दौरान क्या हुआ दोस्तों? कोरोना के दौरान जब कोरोना चल रहा था तो वहाँ पर इटली के, जी हाँ दोस्तों, जो सरकारी विभाग थे उनमें क्या की गई? पद की कटौती करने लगे, मतलब संख्या कम करने लगे। तब देश की जनता क्या है, बहुत बड़ी आवाज़ उठाई। और आवाज़ उठाने के बाद क्या किया दोस्तों? इटली की सरकार के सामने बात ये आई, क्या आप सरकारी पद में तो कटौती कर रहे हैं, तो जो आपका संसद है क्या उसमें भी सदस्यों की कटौती करेंगे? अंततः सरकार ने आवाज को सुना और जी हाँ दोस्तों जनमत संग्रह कराया। क्या कराया? जनमत संग्रह कराया। और जनमत संग्रह कराने के बाद जब देखा गया तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या क्या है, इसके पक्ष में मत दी कि सांसदों के भी, जी हाँ दोस्तों, कटौती होनी चाहिए, सदस्यों की भी। तो इस तरह अंततः जब इटली में चुनाव है दोस्तों, उस इटली के चुनाव में सांसदों की जो संख्या होगी अब कम हुई। तो इस तरह आपने देखा होगा कि यह भी क्या है, अंततः देश के अंदर जब कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होता है तब क्या है, जनमत संग्रह कराया जाता है। हमारे देश में आपको पता होना चाहिए एक कानून आया जीएसटी, जो आज तक अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आ पाया आखिर जीएसटी है क्या। लेकिन दोस्तों आपसे पूछिए, इतने बड़े कानून को लागू किया गया, एक कर में बांधा गया, आपसे पूछे नहीं पूछे, आपको पता होना चाहिए धारा 370 मतलब अनुच्छेद 370 समाप्त हुई जम्मू कश्मीर से। देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, आपसे पूछे नहीं पूछेंगे। क्यों पूछेंगे भाई? क्योंकि आप तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जीते हैं ना। तो इस तरह दोस्तों आपने यहाँ से समझा क्या है यह जनमत संग्रह। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे बातें करता हूं। और अगली बात है वापस बुलाना। क्या? वापस बुलाना। वापस बुलाना, किसको वापस बुलाना दोस्त? तो ये बातें भी तो समझ में आनी चाहिए ना, किसको वापस बुलाना। तो वापस बुलाने का मतलब होता है यहाँ पर रिकॉल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रिकॉल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिकॉल कहते हैं। आखिर किसको वापस बुलाने का मतलब यहाँ पर ये है, समझने की बातें हैं, सीधे सीधे समझने की बातें क्या हैं दोस्तों, कि जब कोई प्रतिनिधि जनता की इच्छानुसार, जब कोई प्रतिनिधि जनता की इच्छानुसार कार्य नहीं करता है तो उसी को बोला जाता है, जी हाँ दोस्तों, रिकॉल। कैसे रिकॉल बोला जाता है? तो दोस्तों ध्यान से समझिए
जब कोई प्रतिनिधि जनता की इच्छानुसार कार्य नहीं करता है तो जनता उस प्रतिनिधि को उस पद से हटा देती है और अपने बीच के एक प्रतिनिधि को उस स्थान पर बुलाती है, मतलब बैठाती है या बुलाती है। तो दोस्तों जो स्थान से प्रतिनिधि को हटाया ना, उसी को बोला जाता है रिकॉल। उसी को क्या बोला जाता है? रिकॉल, वापस बुलाना। बातें समझ में आ गई होंगी। और हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, इतने सारे प्रतिनिधि हैं, इतने सारे प्रतिनिधि हैं, ठीक है, लेकिन क्या कभी आप प्रधान से लेकर के विधायक, विधायक से लेकर के सांसद, कभी एक भी सांसद, विधायक या प्रधान तक को आपने किसी को हटाया? पद से नहीं हटा सकते हैं दोस्त, क्योंकि आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जीते हैं। तो इस तरह की बातें हैं दोस्तों, इनको समझना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर आयाम था जो हमने आपके सामने एक एक करके क्या किया, प्रस्तुत किया। तो दोस्तों हमने पूरा बताया कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे यहाँ है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चारों पार्ट बताए और चारों पार्टों में हमने एक एक बातों की क्या है दोस्तों, चर्चा कर दी ना। एक एक बातों की क्या कर दी है, चर्चा कर दी है, कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला चले, अगला देख लेते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद वाला भी पढ़ लिए हैं, पंथ निरपेक्ष भी पढ़ लिए, लोकतंत्र भी पढ़ लिए। अगला शब्द आता है दोस्तों आप कहनी गणराज्य। जितना शब्द बोला है उनको नोट तो कर लेंगे ना दोस्तों, नहीं मैं लिखाना चालू कर दूं, इसीलिए की पॉइंट में लिख देता हूं। क्या कर देता हूं, की पॉइंट लिखता चलता हूं कि आपको कहीं छूटे ना। अगला शब्द है गणराज्य। जी हाँ दोस्तों, इसको गणराज्य भी कहते हैं और गणतंत्र भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में रिपब्लिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिपब्लिक। अब आप जानते हैं दोस्तों गणतंत्र का मतलब क्या होता है, याद रखना। गणराज्य का मतलब यहाँ गण मतलब लोगों से होता है, जी हाँ दोस्तों, तंत्र मतलब उनके सिस्टम से होता है। चलिए दोस्तों, मतलब लोगों के द्वारा स्थापित, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा नहीं, जो सिस्टम, इसे कहते हैं गणतंत्र। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या है, जो हमारे यहाँ इसका मतलब क्या होता है, प्रधान पद, ठीक है, प्रधान पद, प्रधान पद, प्रधान पद निर्वाचित होगा, निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं, ठीक है, वंशानुगत नहीं, याद रखिएगा, वंशानुगत नहीं। ये बातें आपको समझ में आए। प्रधान पद निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत का मतलब क्या है दोस्तों, कि राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति बने, ये नहीं है हमारे यहाँ। जिस तरह ब्रिटेन में राजा का लड़का राजा ही बनेगा, उस तरह हमारे यहाँ आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति नहीं बनेगा। और अगर बनेगा तो वह जो हमारे यहाँ की निर्वाचन प्रक्रिया है उसका पालन करके आएगा। पता होना चाहिए कि वह निर्वाचन प्रक्रिया का क्या करके आएगा, पालन करके आएगा, मतलब उस विधि से आएगा। आपने देखा होगा कि जी हाँ दोस्तों, तो आप कई बार कह सकते हैं सर हमको तो एक दो बार दिखाई दिया है, जैसे इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, तो जी हाँ दोस्तों दिखाई दिया होगा। लेकिन राजीव गांधी जी भी जो चुनावी प्रक्रिया है उसका पालन करके आए, बाकायदा चुनाव जीत करके आए हैं, ऐसे नहीं पद पर बैठ गए हैं दोस्तों, आपको समझना चाहिए था। उन्होंने सदस्यता प्राप्त की है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर हमारे यहाँ आपने देखा होगा मुलायम सिंह जी के लड़के अखिलेश सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो यह भी तो वंशानुगत दिखाई देता है। तो दोस्तों वह भी चुनाव जीत कर आए हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं वंशानुगत नहीं है। बातें समझ में आया। हमारे यहाँ जो प्रधान पद है, कहने का मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो पद है वह अप्रत्यक्ष विधि से आता है। कैसे आता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित होकर आता है।
जबकि राष्ट्रपति का पद, जबकि राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद वह कैसे आता है दोस्तों? कहाँ के राष्ट्रपति का पद? यूएसए के राष्ट्रपति का पद वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आता है। कहाँ से? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आता है। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग गणतंत्र को भी पढ़ चुके हैं। अगला शब्द चलते हैं दोस्तों, न्याय। ठीक है, न्याय। न्याय शब्द दिया है हमारे संविधान हमारे प्रस्तावना में, और प्रस्तावना में न्याय शब्द जस्टिस दिया है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है भैया प्रस्तावना में। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। कौन कौन है ये 3 प्रकार के न्याय? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सामाजिक न्याय की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सामाजिक न्याय की बात की गई है। फिर आप किसकी की गई है? आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। और फिर आपको पता होना चाहिए राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो इस तरह दोस्तों यह 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय क्या है दोस्तों? सामाजिक न्याय वह न्याय होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम लोगों का जो अर्थात जन्म होता है वह कहाँ होता है? समाज के बीच में होता है। इसीलिए समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह व्यक्ति होती है। ठीक है, समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह व्यक्ति होती है। जब कई व्यक्ति मिलते हैं दोस्तों तो एक समूह बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एक समूह। जब कई समूह मिलते हैं तो एक समुदाय बनता है, और कई समुदाय मिलते हैं तो एक समाज बनता है। तो इस समाज में रह रहे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि समाज में रह रहे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसे सबको एक बराबर से न्याय की प्राप्त होती है। आर्थिक न्याय की बातें अगर हम करते हैं दोस्तों, तो जो देश की सार्वजनिक संपत्ति होती है वह सब में समान रूप से वितरित होती है। सामाजिक जो संपत्ति नहीं, सार्वजनिक जो संपत्ति है, कहने का मतलब जो सरकारी संपत्ति है दोस्तों वह सबका हक होता है। इसीलिए पुलिस स्टेशन हो, चाहे सड़क हो या फिर विद्यालय हो सरकारी, उन सब में सबके एक समान अधिकार होते हैं। वहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। राजनीति के न्याय की बात की जाए दोस्तों तो हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है? वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं वयस्क मताधिकार का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों, ना तो जाति, ना तो, जी हाँ दोस्तों, लिंग, ना ही आप कहनी क्या रंग रूप, ना तो भाषा, ना तो धर्म, ऐसा कोई भी चीज ध्यान नहीं रखा गया। सिर्फ एक ही चीज रखा गया ध्यान, 18 वर्ष की आयु। अगर आपकी 18 वर्ष की आयु होती है तो अनुच्छेद 326 के तहत, अनुच्छेद 326 के तहत आपको मतदान करने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है। इसी तरह चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, जिस तरह सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ गए होंगे कि भैया न्याय में जो बातें थी हमने एक एक करके कर ली है। न्याय की समस्त बातें हमने एक एक करके क्या है दोस्तों आपके सामने रख दी है। अब इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों स्वतंत्रता। स्वतंत्रता पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? स्वतंत्रता पर बात करते हैं। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। जी हाँ दोस्तों, विचार की स्वतंत्रता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका विचार किसी से मिलता है तो आप अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं। याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो दोस्तों विचार की स्वतंत्रता है। बाकी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे विचार आज प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। मान लीजिए दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे विचार उनसे मिले तभी तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या क्या दी किया, उनको मतदान दिया। आज हमारे सब विचार आपसे मिल रहे हैं, कहने का मतलब आपके विचार हमसे मिल रहे हैं कि हाँ सर हमारे अच्छा पढ़ाते हैं, जी हाँ दोस्तों हमें भीम सर पर अच्छे से, जी हाँ दोस्तों पूरा का पूरा ये बात पता है कि पॉलिटी ख़त्म कर देंगे और यह इतनी साधारण बातों से नहीं पढ़ाते हैं कि हमारी इनकी मित्रता जैसे हो गई। तो दोस्तों जो दोस्ती होती है, जी हाँ आपने सुना होगा, वह विचार से ही होती है। अगर एक दूसरे के विचार मिलते हैं तभी दोस्ती होगी, और अगर विचार नहीं मिलते हैं तो दोस्तों दोस्ती जल्दी टूटती भी है। तो यही कारण है, यहाँ से समझने की है। फिर दूसरा दोस्तों अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है। जी हाँ दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है। याद रखिएगा, जब हम आपको क्या करेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 पढ़ाएंगे और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाएंगे, तब हम आपको पूरा दिखाएंगे कि जो भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जी हाँ दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, उनमें कैसे कैसे आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। देख लेते हैं, चलिए मैं बता ही देता हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप अपने भाव को बोल करके प्रकट कर सकते हैं, आप अपने भाव को नाच गा करके प्रकट कर सकते हैं, आप अपने भाव को चित्र के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, आप अपने भाव को नहीं इशारों से बता सकते हैं, आप अपने भाव को किताब में लिख करके बता सकते हैं। तो जिस तरह चाहे दोस्तों वैसे कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। और मेरे सामने जो उदाहरण नज़र आता है वह आपको मैं बताया था कि दोस्तों जब फिल्म पद्मावती आई थी, देखे होंगे, तो पद्मावती को लेकर के नहीं बहुत बड़ी कहानी बनी थी ना। फिर देखे होंगे जब आवाज़ उठ रही थी पद्मावती को लेकर के नहीं, रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़, तो राजा रतन सिंह की वाइफ थी रानी पद्मावती, देखे होंगे। तो वही पद्मावत जो मूवी आई थी उसी को लेकर जब पद्मावती की तरफ से हो रही थी, तो दोस्तों राजस्थान की कई राजघराने की स्त्रियां या फिर ऐसे स्त्रियां रानी पद्मावती का जो इतना बड़ा अवतार था, उसका उनका मतलब जो चरित्र था उसका किसी ने गुणगान किया, तो किसी ने झूमर नाच करके दिखाया, किसी ने गाना गा करके बताया, किसी ने चित्र के माध्यम से अपने भाव प्रकट किए। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा, ये है अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है, बहुत बड़ी आज़ादी होती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है, बहुत बड़ी आज़ादी होती है। अगला क्या है दोस्तों, विश्वास। ठीक है, विश्वास। अब आप जानते हैं कि जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, ठीक है, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है, अगर आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, यहाँ स्वतंत्रता है आपको। आप चाहे हम पर विश्वास करिए, जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को लिए हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप क्या है, हम पर विश्वास कर रहे होंगे कि हाँ सर हैं हमारे साथ, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया, मैं वादा करता हूँ सर कि अगर आपने पॉलिटी लिया है तो पॉलिटी के एक भी प्रश्न जो मुझसे पड़ेगा वापस नहीं जाएंगे, टेंशन ना लेना। बिल्कुल हर एक पार्ट्स पर चर्चा होगी बहुत शानदार तरीके से। तो दोस्तों जो विश्वास है, आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, आप अपने गुरु पर विश्वास कर सकते हैं, आप अपने माता पिता पर विश्वास कर सकते हैं, आप अपने दोस्त पर विश्वास कर सकते हैं, आप अपने भाई पर विश्वास कर सकते हैं, आप यहाँ तक कि अपनी पुस्तक पर विश्वास कर सकते हैं। याद रखना आपके पास स्वतंत्रता है। फिर याद रखना धर्म की स्वतंत्रता है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता भी मिली है और जब मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से इसके बारे में चर्चा होगी। तो कहने का मतलब आपके पास धर्म की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को छोड़कर, जी हाँ दोस्तों, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। कहने का मतलब आप अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म भी अपना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना ये जो धर्म आपने छोड़ा इसमें ना तो किसी प्रकार की लालच होना चाहिए
और ना ही किसी प्रकार का भय होना चाहिए। ये चीजें हैं। फिर अगला है दोस्तों लास्ट यहाँ पर स्वतंत्रता उपासना। उपासना की स्वतंत्रता है। उपासना का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूजा पाठ करना। आप किसी की भी पूजा पाठ कर सकते हैं। आप राम की भी कर सकते हैं, आप कृष्ण की भी कर सकते हैं, आप शिव की भी पूजा कर सकते हैं, आप राधा, जी हाँ, पार्वती, दुर्गा, जिनकी भी चाहें उनकी पूजा कर सकते हैं। आप अपने माता पिता की पूजा कर सकते हैं, आप अपनी पुस्तक की पूजा कर सकते हैं, जिसकी भी चाहे दोस्तों उसकी भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ उपासना की पूरी पूरी स्वतंत्रता है। इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब बातें आती है समानता की। ठीक है दोस्तों, अगला है शब्द समानता। ठीक है, तो समानता, दो प्रकार की समानता की बात की गई है। नंबर 1 प्रतिष्ठा। नंबर 1 क्या है? प्रतिष्ठा की समानता है। और दूसरा है दोस्तों आपकी अवसर की समानता। किस पर? अवसर की समानता। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो प्रतिष्ठा की समानता है वो हैसियत को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? हैसियत को दर्शाती है। और यूपी, जी हाँ दोस्तों, एसआई जो 2016 में पेपर हुआ था वो यहीं से आया था, याद रखिएगा। किससे दर्शाती है प्रतिष्ठा? हैसियत को दर्शाती है कि आपकी प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का क्या है दोस्तों, छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हर समाज में रह रहे हर एक प्राणी की अपनी क्या होती है? एक प्रतिष्ठा होती है, एक गरिमा होती है। उसको बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर एक बार कहते धन चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन मान सम्मान, प्रतिष्ठा चला जाए तो इसको वापस करने में बहुत ही समय लगता है दोस्तों। हो सकता है कभी कभी तो वापस भी नहीं आता है। इसका सीधा सीधा चरित्र से संबंध भी नजर कर सकते हैं आप लोग। तो प्रतिष्ठा की समानता है कि आपके साथ समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। अवसर की समानता को अगर ध्यान से दिया जाए तो आरक्षण का अगर आपने नाम सुना हो तो आरक्षण यहीं से निकल करके आता है। आज आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे देश में नहीं 27% आरक्षण ओबीसी को मिला हुआ है। कितना? 27% आरक्षण ओबीसी को मिला है। 15.5% आपको एससी को मिला है। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं ना, 15% के आसपास है। और आगे मैं बताऊंगा 7% के आसपास आपका इनका है। तो कहने का मतलब मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। कुल मिलाकर 49.5% के आसपास, कुल मिलाकर 49.5% ओबीसी, एससी और एसटी के पास ही आरक्षण है। साथ ही साथ दोस्तों 10% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण, जबकि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अगर इस 10% को मिला दे दोस्तों तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ साफ साफ कह दिया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, जी हाँ दोस्तों, आरक्षण की बातें की गई हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यह कितनी सुंदर बात है ना, यह कितनी सुंदर बात है एक एक करके नहीं। तो अवसर का मतलब क्या होता है? अवसर का मतलब वो है कि जो समाज में लोग पिछड़े हैं उनको ऊपर लाया जाए। अवसर का मतलब ये है कि सबको भागीदारी का मौका मिले। जी हाँ दोस्तों, अवसर का मतलब ये है कि हर को भाग लेने का अधिकार है। तो यहाँ से भी आप देखने को देख सकते हैं। तो समानता की बातें आपके सामने हो गई ना। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह व्यक्ति की गरिमा है। जी हाँ, व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है, मान सम्मान होता है, उसको बनाए रखना चाहिए। और जिस तरह आपका अपना सम्मान प्यारा होता है उसी तरह दूसरे को भी अपना सम्मान प्यारा होता है। इसलिए उसकी गरिमा के साथ छेड़छाड़ मत करिए। अगला शब्द है दोस्तों प्रस्तावना का राष्ट्रीय एकता। ठीक है, राष्ट्रीय एकता। तो कहने का मतलब अगला शब्द है एकता।
तो एकता देखिए दोस्तों, जो हमारे यहाँ एकता है आज भारत में, जी हाँ दोस्तों, अनेकता में एकता है, इसीलिए कहा जाता है ना भारत में क्या है, अनेकता में एकता है। इसका मतलब क्या है, अनेकता में एकता का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनेकता में एकता का मतलब ये होता है कि भारत, आप जानते हैं, अनेक धर्मों, अनेक जातियों, अनेक भाषाओं, अनेक बोलियों, अनेक रंग रूपों, ठीक है, अनेक, जी हाँ दोस्तों, तरह के लोगों का देश है, लेकिन तब भी भारत में अनेकता में एकता है। और यह एकता लाती है हमारी संस्कृति। यह एकता कौन लाती है दोस्तों, हमारी संस्कृति लाती है। तो इस पर भी विशेष जोर देने की बातें हैं, इस पर भी विशेष जोर देने की क्या है दोस्तों, बातें हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अगली बात क्या है, एकता हो गया ना, अखंडता, अखंडता के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अखंडता का मतलब होता है यहाँ पर अगर एक शब्द में, तो भौगोलिक क्षेत्र, क्या होता है, भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र होता है। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कहने का मतलब जो भारत का यह संपूर्ण भूभाग है, भारत का जो यह संपूर्ण भूभाग है, इसमें से हम एक भी इंच, जी हाँ दोस्तों, नहीं देंगे, और अगर मौका मिलेगा तो ले लेंगे ना। जी हाँ दोस्तों, यह याद रखिएगा, कहने का मतलब हम अखंडता के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। आज भारत का उत्तर में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, गौरा माता से लेकर के किबुथु तक जो ये पूरा विस्तार है, यह दोस्तों भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यों का देश, भारत के देश आदि नामों से जो जाना जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसके साथ हम कभी भी क्या है दोस्तों, समझौता नहीं कर सकते हैं। जब भी देश के आन मान की शान की बात आएगी तो पूरा भारत एक साथ खड़ा नजर आएगा, आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। अभी आपने देखा है जब गलवान घाटी मुद्दा हुआ था, गलवान घाटी मुद्दा आपको अगर याद हो तो दोस्तों, जब पूरा दौर चल रहा था ना कोरोना वाला, तो उसी समय गलवान घाटी का मुद्दा भी आया था। अगर आपको याद हो तो गलवान घाटी में देखे होंगे जब चाइना ने भारतीय नौजवानों के ऊपर क्या हुआ, अचानक से हमला की चाइना की सेना ने, तो पूरे भारत से एक ही आवाज निकली, पूरे भारत से एक ही आवाज निकली। जी हाँ दोस्तों, अब क्या निकली वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि हम अखंडता के साथ, जी हां दोस्तों, एक भी इंच बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब एक भी बात को खिलवाड़ में नहीं ले सकते हैं, हमारी अखंडता बरकरार रखनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों आपका पीओके वाला भी मुद्दा है। जी हाँ, पीओके भारत का पार्ट है, आज नहीं कल उसे हम लेकर रहेंगे। इसमें भी अखंडता के साथ हम कोई भी, जी हाँ दोस्तों, बातें नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से दोस्तों अखंडता भी आपको समझ में आएगी। अगला देखते हैं दोस्तों, बंधुत्व शब्द है ना, क्या, बंधुत्व शब्द। अब देखिए बंधुत्व शब्द का जो अर्थ होता है वह भाईचारा होता है। क्या होता है, भाईचारा। भाईचारा आपके, जी हाँ दोस्तों, जो आती है वह कहाँ से आती है हम लोगों में, भाईचारा। आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो ये शब्द है, ठीक है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है, ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा दोस्तों। तो बंधुत्व मतलब भाईचारा है, हम सब के अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें कभी भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। हम सब एक हैं, ये भावना अंदर जागृत होनी चाहिए।
चाहिए। और जब भी याद रखिएगा दोस्तों, देश के ऊपर या देश के किसी नागरिक के ऊपर कोई भी, जी हां दोस्तों, अगर जुल्म ढाता है या फिर भारत के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसे हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और आपको याद होना चाहिए, कुलभूषण का मामला अगर याद रखेंगे तो भाईचारे की भावना आपको दिखेगी। जब कुलभूषण जाधव की माताजी और उनकी पत्नी जी पाकिस्तान जाती हैं और उनका मंगलसूत्र उतरवाया जाता है तो पूरे भारत से पाकिस्तान के लिए जो शब्द निकलते हैं वह अपने आप में, जी हां दोस्तों, कोई ने नल्ला कहा तो कोई निठल्ला कहा और कोई अभद्र भाषाओं में गाली भी दिया। ऐसे बहुत सारी चीजों को नजर आती दिखती है दोस्तों। तो कहने का मतलब, जब देश का कोई भी नौजवान हो या देश का, याद रखिएगा दोस्तों, एकता की बात हो, भाईचारे की बात हो, तो हम सब लोगों को साथ खड़े रहना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जी हां दोस्तों, बोली के ऊपर उठ करके नहीं। तो इस तरह यहां से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब देख लेते हैं थोड़ा सा तिथि के बारे में। तिथि जो दी गई थी दोस्तों, इसमें प्रस्तावना में तिथि क्या दी गई थी? वह दी गई थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949। आखिर क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 को? तो संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर कहने का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार करना। आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वह संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। संविधान आंशिक रूप से क्या हुआ था दोस्तों? लागू हुआ था। आंशिक रूप से लागू हुआ था, लागू हुआ था। जबकि आपको पता होना चाहिए पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है पूर्ण रूप से। तो इस तरह आप अच्छे से देख सकते हैं। इस तरह क्या कर सकते हैं आप, एक एक करके नहीं समस्त बातों को देख सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है ना, कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, कई महत्वपूर्ण चीजें नजर आती हैं। तो एक एक करके आप देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह अब कितने अनुच्छेद लागू हुए? कहीं 15 लिखा है तो कहीं 16 लिखा है। तो हमारे दृष्टि से दोस्तों, जब हमने पूरा डाटा खंगाला तो याद रखिएगा इस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितना? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, क्योंकि 394 जो अनुच्छेद है वह भी लागू हुआ था दोस्तों। याद रखना, क्योंकि उसी में तो यह बात कही गई है। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं वह सब हम आने वाले, जब हम संविधान सभा पढ़ेंगे तो संविधान सभा में याद रखिएगा दोस्तों, इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इसके बाद का हमारा जो वीडियो आने वाला है वह संवैधानिक इतिहास आएगा, और संवैधानिक इतिहास के बाद संविधान सभा आएगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से भी हम लोगों ने एक एक बातें की। आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी, बहुत शानदार बातें। तो नोट कर लीजिए बेटा, अब इससे अच्छी बातें तो कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हर एक पार्ट्स पर दोस्तों चर्चा हो रही है ना। जी हाँ, हमारे संविधान में एक बार अभी तक क्या किया गया है दोस्तों? संशोधन किया गया है। हमने बताया था, वो भी 42वां संविधान संशोधन था ना। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था। ये बातें हमने आपको बताई थी। और लागू कब से हुआ था? तो 3 जनवरी 1976 से नहीं, 77 से लागू हुआ था। कब? 3 जनवरी 1977 से यह लागू हुआ था। और इसके तहत हमने आपको बताया था कि भैया कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो समानता जोड़ा गया था, समानता शब्द जोड़ा गया था। याद, मतलब समाजवाद है, माफी चाहता हूं। ठीक है,
क्या गजब है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कौन? पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। और कौन शब्द जोड़ा गया था? तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी बातें आपकी निकल करके आती हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो समानता की बात आती है यहाँ पर समानता है नहीं। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, याद रखने वाली बातें हैं। समानता, बंधुत्व। ठीक है, अगला शब्द क्या है अपने आप में देखने का नहीं। अब कुछ कथन है दोस्तों। क्या है? कथन है। क्या है? कथन है। कथन को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, ठाकुरदास भार्गव नाम लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने क्या कहा था दोस्तों? प्रस्तावना को, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का, ठीक है, प्रस्तावना संविधान की, ठीक है, संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ठाकुरदास भार्गव का है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया था कि यह महत्वपूर्ण अंग भी है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण अंग है, यह भाग है। ठीक है, ये प्रश्न भी नजर आता है। फिर दूसरा देखिए दोस्तों, बस थोड़ा देर बस, ठीक है ना दोस्तों, कहने का मतलब ये है ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना संविधान की आत्मा है या महत्वपूर्ण अंग है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। फिर आगे है दोस्तों कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, जिसे के.एम. मुंशी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो थे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए प्रारूप समिति के एक सदस्यों में से ये भी थे। इनके बारे में जब हम प्रारूप समिति पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बहुत शानदार तरीके से चर्चा करेंगे। तो के.एम. मुंशी ने क्या कहा था, देख लीजिए दोस्तों। जी हाँ, प्रस्तावना संविधान का, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का, ठीक है, संविधान का जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान लिखिएगा यहाँ, संविधान का, ठीक है, की भी लिखा रहता है, प्रस्तावना संविधान की ऐसे भी लिखा रहता है। जन्म कुंडली है। क्या है? जन्म कुंडली है। याद रखने वाली बात है, ये कुंडली है, याद रखिएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। के.एम. मुंशी का यह कथन है, ये बातें ध्यान दीजिएगा। तो 2 है, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। और फिर कहा भैया के.एम. मुंशी प्रस्तावना संविधान की क्या है दोस्तों? जन्म कुंडली है। अगला है दोस्तों N.A. पालकी वाला। ठीक है, कौन भैया? N.A. पालकी वाला। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? N.A. पालकी वाला ने, N.A. पालकी वाला ने कहा है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र। याद रखिएगा, परिचय पत्र है। यहाँ से भी बातें पूछी जाती हैं। तो N.A. पालकी वाला तीसरा कथन था जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा कथन दोस्तों आज का लास्ट कथन है अल्लादी, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी, ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर का कथन है। किसका? कृष्णा स्वामी अय्यर का कथन है। याद रखिएगा, इन्होंने क्या कहा था दोस्तों? इन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान का दीर्घकालिक, ठीक है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है, सपनों का विचार है। ये बातें आपको समझना चाहिए था। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है,
जी हाँ दोस्तों, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि यह कितना सुंदर आयाम था, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने प्रस्तावना पर एक एक करके चर्चा किया दोस्तों। प्रस्तावना को पहले उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, संविधान का उद्देश्य ही है उद्देशिका, जिसे भारत के, याद रखना, संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। एक तरह से यहाँ से भी देख लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का पूरा सुंदर सा आयाम। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं दोस्तों, सच से या झूठ से, सच से या झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, अपनी तहरीर उस पर जारी रखें। इन दिनों मालिक हैं आप बाजार के, जो चाहे हमारी कीमत रखें। तो दोस्तों आप सभी के सामने उपस्थित होकर इतना शानदार बातें करके, आपका प्यार भाव देख करके जो आनंद मन में भाव उमड़ रहे हैं, उसे मैं अपने मुख से व्यक्त नहीं कर सकता हूं। आप सबका स्नेह प्यार हम पर बना रहे, आगे भी हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे दोस्तों, मज़ा आएगा। अभी तो कहानी शुरू है दोस्तों, अब तो स्टार्टिंग है ना, अब तो मज़ा आएगा, सिलसिला जारी होगा। तो दोस्तों आज यहीं पर दे दीजिए इजाज़त, और पूरे उत्साह, जोश और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।